हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का। रिकॉल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि देखिए 1939 से लेके 1945 ये जो पीरियड था, इसी दौरान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टी थी। एक पार्टी जो थी वो अलाइज पावर थी, दूसरी जो थी वो अलाइड पावर थी। अलाइज में हमारा यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था। अलाइड में जर्मनी था, जापान था, तुर्की था। कौन सा जो पार्टी था वो जीता था? तो अलाइज पावर जो था वो जीता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका बढ़ने का रीजन ये था कि जब वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उसके पहले क्या था कि उसके बाद हिटलर भी थे, हिटलर भी था, इटालियन भी था, उसके बाद रसिया भी था, यूएसए भी था। मतलब था कि ये चारों में से कोई एक सुपर पावर बनेगा। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद था कि इन दोनों में से अब कोई एक ही बनेगा। इसीलिए इसी चीजों को लेकर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और विवाद होते रहता है। और 1945 से लेकर 1989 का जो पीरियड है, इसे ही द कोल्ड वॉर कहा गया है, कोल्ड वॉर ऑफ एरा। यानी कि ये एक दूसरे को इस पीरियड में धमकी देते रहे। ग्राउंड पे आके कोई लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन ये एक दूसरे को धमकाते डराते रहे। तो उसी 1945 से लेकर 1989 ये जो पीरियड है, इसे ही कोल्ड वॉर ऑफ एरा कहा गया है। अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक, यानी कि ये जो चैप्टर है वो पूरे किताब का एक बेस है। End of the Cold War usually as the beginning of the contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book। यानी कि देखिए, अगर हमें ये समझना है कि वर्ल्ड मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ। अब कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कोल्ड वॉर है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएट दैट वी बिगेन द स्टोरी विथ अ डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कोल्ड वॉर है क्या। कोल्ड वॉर की पूरी स्टोरी को सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। द चैप्टर शो हाउ द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, वाज अ सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। ये जो चैप्टर है ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार से यूएसए और अमेरिका का एक दूसरे पे दोनों का जो था वो दबदबा था। यानी कि यूएसए चाहता था कि पूरा यूएसएसआर जो है वो पूरे विश्व पे अपना कब्जा ना कर ले, और क्या कहते हैं, यूएसएसआर चाहता था कि कहीं यूएसए जो है वो पूरे विश्व पे अपना कब्जा ना कर ले। अगर मैं आपको यूएसएसआर के बारे में बता दूं, तो यूएसएसआर में हमारा रसिया आता है, और रसिया के बाद इसमें और 14 कंट्री आ जाते हैं, और इसी को हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। It tracks the various arenas of the Cold War, different parts of the world है। यानी कि arenas मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में जो कोल्ड वार हुआ है, यानी कि जो लड़ाई हुआ है, उसे ही हम लोग arenas बोलते हैं। यानी कि अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह में, वो एरिया जहाँ पे कोई भी लड़ाई, कोई भी क्राइसिस हुआ है। The chapter views the non-alignment movement (NEM) as a challenge to dominance of the two superpower and describe the attempt by the non-allied countries established it tracks the various arenas of the Cold War, different parts of the world। यानी कि देखिए, अलग अलग जो क्षेत्र था, अलग अलग एरिया था, वहां पे भी जो कोल्ड वार था वो हुआ था। यानी कि अलग अलग एरिया में जो कोल्ड वार हुआ है उसे हम लोग एरियाज कहते हैं, यानी कि अलग अलग एरिया में जो चीज हुआ है। द चैप्टर व्यूज ऑफ द नॉन लाइबरेट मूवमेंट एनईएम एज अ चैलेंज टू डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर एंड डिस्क्राइब द अटेम्प्ट बाय द नॉन लाइबरेट कंट्री टू स्टेब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर NIEO as a means of the attaining economics development and political independence। यानी कि देखिए, इस लाइन का कहने का मतलब है कि जब इसी टाइम जो है वो बहुत सारे जो कंट्री थे वो आजाद हो रहे थे कॉलोनी से। ब्रिटेन के जो कॉलोनी थे, फ्रांस के कॉलोनी थे, जिसमें हमारा इंडिया भी है। तो ये सभी चीजों को देखकर क्या कहते हैं, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नॉन अलाइंड मूवमेंट की निर्माण किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है कि ना हम आपके साथ, ना हम यूएसएसआर के साइड जाएंगे, ना यूएसए के साइड जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई यूएसए के साइड चला जाता था तो उसके लिए यूएसएसआर दुश्मन हो जाता था। अगर कोई यूएसएसआर के साइड चला जाता था तो उसके लिए यूएसए दुश्मन होता था। तो इसी चीजों को देखते हुए इंडिया और जो बाकी मतलब आजाद हुई कंट्री थी, इन सभी ने इंडिया ने मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्थापना किया, जिसमें इंडिया के अलावा बहुत सारे जो कंट्री आए और इससे जुड़े।
It concludes an assignment of India route, name and risks, how successful the policy of the non-alignment been protecting a इंडिया इंटरेस्ट। यानी कि इसको सही तरीके से क्या कहते हैं, मतलब इसको पूरी तरीके से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ये काफ़ी सक्सेसफुल इसमें मिला इंडिया को, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। The end of the Second World War lead to the rise of the two major powers central power, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत होने के बाद दो जो सुपर पावर थी वो इमर्ज होके आई। द टू पिक्चर्स अबो द सिंबलाइज द विक्टोरिया ऑफ द यूएसए एंड द यूएसएसआर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें से यूएसए और यूएसएसआर ये जो दो शक्ति जो थी वो उभर के निकली। पहला, अमेरिका सोल्डर राइजिंग द यूएसए फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द ली जोमी जापान ऑन 23 फरवरी 1945। जो अमेरिका था, जो यूएसए था, उसने अपना झंडा लगाया कहाँ? जापान में वो जाकर अपना झंडा लगाए, वहां के सोल्डर्स जो थे। कब लगाए? तो 23 फरवरी 1945 को लगाए। उसी प्रकार से जो सोवियत के लीडर्स थे, यानी कि जो रशिया के लीडर्स थे, उन्होंने भी अपना जर्मनी का वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने जर्मनी के बिलियन एरिया तक कब्जा कर लिया था। तो वहां पे बिलियन में वो वहां का जो पार्लियामेंट था डिस्ट्रिक्ट, वहां पे वो अपना जो यूएसएसआर था वो अपना झंडा लगाता है। कब? 1945 में ही, मई 1945 में। ये कुछ फोटो आप जिसे देख सकते हैं, देखिए यूएसए के भी जो सोल्डर्स हैं वो फोटो क्या कहते हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, और वो जापान में उसी प्रकार से जो यूएसएसआर के सोल्डर्स हैं वो भी फोटो लगा रहे, मतलब अपना इसमें सॉरी अपना झंडा लगा रहे डिस्ट्रिक्ट पे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कोल्ड वॉर ऑफ एरा की ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ओवरव्यू देखा। इसके सेकेंड लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।